स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था हमने पीजीआई चंडीगढ़ का, हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और ये आपका पेपर जो है 2023 का पेपर है, मतलब 23 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। तो हमने सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। तो नेक्स्ट इसके 25 क्वेश्चंस और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसमें सेल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? तो सेल्स ऑफ फेगोसाइटोसिस आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं दैट कैन इंगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस एंड सेलुलर डेब्रिस। मतलब ये कि जो सेल्स हैं वो हमारी इंगल्फ कर लेंगी डाइजेस्टेड फॉरेन पार्टिकल्स को, पैथोजेंस को एंड सेलुलर डेब्रिस को। दीज आर प्राइमरली पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। द मेन फेगोसाइटिक सेल्स आर, जो सेल्स फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं वो आपकी न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इओसिनोफिल सेल्स हैं। इओसिनोफिल का सेल का इतना ज्यादा काम नहीं है, मतलब कम काम है। मेनली टारगेट पैरासाइट्स एंड पार्टिसिपेट इन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। इओसिनोफिल का जो मेन काम है वो आपका है पैरासाइट का टारगेट करती हैं, ये पैरासाइट को मार खत्म करती हैं। और ये एलर्जिक रिएक्शंस में देखने को मिलती हैं। जहाँ एलर्जिक रिएक्शंस होंगी वहां पे इओसिनोफिल सेल्स का काउंट आपका बढ़ जाएगा। फिर आपकी कुछ स्पेशलाइज सेल्स अलग से होती हैं, जैसे कुफर सेल्स है जो कि आपकी लिवर में होती हैं, एक माइक्रोग्लिया है एंड अदर टिश्यू रेजिडेंट मैक्रोफेजेस। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग सेल्स होती हैं। जैसे लिवर में आपकी कुफर सेल्स हो गई, ब्रेन में आपकी माइक्रोग्लिया सेल्स हो गई, लंग्स में आपकी एल्बुलर मैक्रोफेजेस एंड स्प्लीन में देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग ऑर्गन पे जो सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि लिवर में हमने इसे कुफर सेल्स बोला, ब्रेन में हमने इसे माइक्रोग्लिया सेल्स बोला। तो इस तरह से हम फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है उसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उनको हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, इन्फेक्शन ड्यू टू ईटिंग कंटामिनेशन फिश। अगर आपने कंटामिनेशन फिश को खा लिया है तो आपको जो इन्फेक्शन हो जाएगा वो किस वजह से होता है? तो डाइफाइलोबोथ्रियम एक आपका पैरासाइट है जिसकी वजह से आपको ये आपका बेसिकली टेप बॉम है, ये टेप बॉम इन्फेक्शन है फ्रॉम फ्रेश वाटर फिश। तो फ्रेश वाटर फिश जो है उसके द्वारा ये हमारी बॉडी में हो जाता है। जैसे कि कंटामिनेशन कोई फिश है उसको हमने खा लिया है, उसके थ्रू हमें ये डाइफाइलोबोथ्रियासिस वाली बीमारी हो जाती है। ये आपका एक पैरासाइट होता है, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। कैन कॉजेज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और इस केस में आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर आपका डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएच ऑफ 2 इज टाइम्स मोर एसिडिक देन पीएच। मतलब इसमें दे रखा है कि आपकी एक पीएच आपका 2 दिया और एक पीएच आपको 5 दिया, जिसमें पूछा है कि 5 की ये कितना टाइम्स मोर है, मतलब कितना टाइम्स ज्यादा है। तो हम कैलकुलेट इसको करते हैं जब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फॉर पीएच 2 एंड ये 2 के लिए और 5 के लिए करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए आप इस तरीके से करते हैं 10⁻⁻²। तो इसका जो कंसंट्रेशन है आपका H+ आयन का पीएच 2 में, तो ये आपका आता है 0.01। ठीक है, और पीएच 5 में आता है आपका 0.0001। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है और पीएच 5 की इतनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। जब हम इसको फाइंड करते हैं, मतलब इनका कंपैरिजन करते हैं, तो फाइंड हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक पीएच इज 2 इज देन पीएच 5। तो इसको करने के लिए आप एसिडिटी रेशियो लेंगे, पीएच 2 को ऊपर रखा, पीएच 5 को यहाँ रखा, और इस तरह से आपने देखा कि ये 1000 टाइम्स मोर एसिडिक है। ठीक है, पीएच 2 जो है वो 1000 टाइम मोर एसिडिक है देन 5। आपको पता होगा कि 1 2 3 ये आपकी इस डायरेक्शन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पीएच आपका हाइड्रोजन आयन का पीएच बढ़ जाता है, मतलब मोर एसिडिक हो जाता है, इधर चलने पे मोर एसिडिक। और यहाँ जब 7 आता है तो ये न्यूट्रल पीएच होता है, और जब इधर डायरेक्शन में जाते हैं जैसे 8 9 10 तो इधर आपका OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इधर जो आपका बेसिक की तरफ बढ़ता है, इधर आपका एसिडिक। तो पीएच 2 जो है वो 5 के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया। आंसर है इसका अ सॉल्यूशन विद pH 2 इज 1000 टाइम मोर एसिडिक देन द सॉल्यूशन ऑफ pH 5। ठीक है, तो इसका ये हमने बना दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फाउंडर कौन है? तो द फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज जोसेफ लिस्टर। 1827 से लेके 1912 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर एंड फाउंडर भी इनको बोला जाता है। इन्होंने अपनी जो ही अप्लाइड लुइस पास्चर ग्राम्स थ्योरी टू सर्जरी में इन्होंने लुइस पास्चर की ग्राम्स थ्योरी का इस्तेमाल भी किया था। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान सा है, तो ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा स्टरलाइजेशन गैस इन्वॉल्व। जब आप प्लाज्मा स्टरलाइजेशन करते हैं तो वहां पे कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है? प्लाज्मा स्टरलाइजेशन इज अ लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड। मतलब ये कि जब प्लाज्मा स्टरलाइजेशन प्रोसेस जब चल रहा है तो उसके लिए आपको लो टेम्परेचर की नीड होती है, क्योंकि इसमें हम ऐसे मटेरियल्स को स्टरलाइज करते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, उनको ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमें लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड के द्वारा हमें करना होता है दैट यूजेस आयनाइज्ड गैसेस, है ना। आयनाइज्ड गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गैस कौन सी इन्वॉल्व होती है? तो इसमें होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 वेपर की फॉर्म में यहाँ गैस इन्वॉल्व होती है, और समटाइम्स ऑक्सीजन, आर्गन और अदर रिएक्टिव गैसेस। तो आप इसमें याद रखेंगे H2O2 जो है वो आपकी यूज होती है प्लाज्मा स्टरलाइजेशन में। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन लैब। लैब में कॉमनली कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं? तो लैब में कॉमनली जो है वो तो आपका 70% इथेनॉल इथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है। बट मैंने यहाँ पे कुछ अदर डिसइंफेक्टेंट्स भी लिख रखे हैं, जैसे 70% इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल भी बोलते हैं इसको। ये आपका सरफेस एंड इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड 1 से लेकर 10% हम इसे यूज कर सकते हैं, कॉमनली नोन एज ब्लीच भी कहा जाता है इसे। इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड स्पोर्स। ये भी लेबोरेटरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक डिसइंफेक्टेंट है। फिनॉल है आपकी, जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, यूज टू कंटामिनेटेड मटेरियल्स, लेस कॉमन टुडे, है ना। आजकल इससे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेलिन और ग्लूटाल्डिहाइड है 2% यूज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसे 3 to 6% यूज करते हैं। तो कॉमनली कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट लैब में यूज किए जाते हैं वो हमने देख लिया, बट ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो आपका 70% इथेनॉल यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलिब्रेट स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज की स्पीड जो होती है उसको कैलिब्रेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलिब्रेट द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज, उसे हम बोलते हैं टेकोमीटर, है ना। ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में। तो टेकोमीटर जो है वो आपकी रोटेशनल स्पीड को मेजर करता है, जो रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब जो घूमता है ना इस तरह से सेंट्रीफ्यूज आपका। तो जो ये रोटेशन है, मतलब रोटेशन स्पीड को मेजर करता है ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर टू इंश्योर इट्स ऑपरेटिंग एट द करेक्ट स्पीड। तो जो इसके रोटेशन है उनको ये मेजर करता है कि आपका जो ऑपरेटर, मतलब ये आपका सही से ऑपरेट हो रहा है, करेक्ट स्पीड में ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो ये एक तरीके से सेंट्रीफ्यूज का कैलिब्रेटर है, मतलब उसको सही बताता है कि आपका सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। कैलिब्रेटर वही होता है जिसको हम मशीन हो या फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन हो या कोई अदर मशीन हो, तो उसमें वो मशीन सही से काम कर रही है, किसी भी टेस्ट की जो रीडिंग आ रही है तो उस पर सही से काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए हम कैलिब्रेटर लगाते हैं। ठीक है, ये सारी मशीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बायोकेमिस्ट्री मशीन में तो कैलिब्रेटर रोज लगाना चाहिए। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये क्या इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ टेकोमीटर्स भी मैंने लिखा है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट टेकोमीटर होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर होता है। तो दो तरह के टेकोमीटर्स आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलाकाइट ग्रीन गिव्स विच कलर टू वेजिटेटिव फॉर्म्स। वेजिटेटिव फॉर्म्स को मेलाकाइट ग्रीन कौन सा कलर प्रोवाइड करती हैं? तो मेलाकाइट ग्रीन गिव्स नो कलर, कलरलेस और वेजिटेटिव फॉर्म, मतलब वेजिटेटिव फॉर्म को मेलाकाइट ग्रीन कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्पोर स्टेनिंग होती है ना, तो स्पोर स्टेनिंग में देखा जाए जब मेलाकाइट ग्रीन को हम यूज करते हैं तो वहां मेलाकाइट ग्रीन जो है वो बैक्टीरियल स्पोर्स को स्टेन करती है ग्रीन कलर का। ठीक है, उसने ग्रीन कलर का स्टेन किया आपके बैक्टीरियल स्पोर्स को। बट यहाँ पूछा गया है वेजिटेटिव फॉर्म्स को, तो ड्यूरिंग वॉशिंग वेजिटेटिव सेल्स लॉस देयर ग्रीन डाई, है ना।
जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उन्होंने ग्रीन कलर को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने लॉस कर दिया जब हमने इसे धो दिया, मतलब जब इसे वॉश कर दिया, वॉश करने के टाइम पे वो अपने ग्रीन कलर को लॉस कर देंगी एंड आर द काउंटर स्टेन विद सेफरन, मतलब सेफ्रानिन से जब हम उसे काउंटर स्टेन देंगे तब वो काउंटर स्टेन को ले लेंगी और वो रेड कलर की शो होंगी, ठीक है, विच गिव्स देम अ रेड और पिंक कलर। सो एंडोस्पोर जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे और वेजिटेटिव सेल्स जो है वो आपकी रेड और पिंक आफ्टर काउंटर स्टेन, मतलब काउंटर स्टेन में इन्होंने कलर लिया है, इसलिए मेलाकाइट ग्रीन ने कोई कलर नहीं दिया, ये प्राइमरी स्टेन था। सेकेंडरी स्टेन आपका ये था सेफ्रानिन था, तो मेलाकाइट ग्रीन ने वेजिटेटिव को कोई भी कलर नहीं दिया, तो इसका आंसर रहेगा कलरलेस। बिफोर काउंटिंग काउंटर स्टेन ये आपका कलरलेस है एंड बाद में ये आपका रेड कलर का शो होता है, ये काउंटर स्टेन को लेता है, तो सेफ्रानिन इसका काउंटर स्टेन है और मेलाकाइट ग्रीन जो है ये इस केस में प्राइमरी स्टेन है, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोन ट्राइकोम गिव्स कलर टू कोलेजन, कोलेजन को मेसोन जो है डाई वो किस तरह का कलर प्रोवाइड करती है, तो मेसोन ट्राइकोम स्टेन द कोलेजन फाइबर स्टेन ब्लू और ग्रीन कलर डिपेंडिंग ऑन द डाई यूज्ड, है ना, ये ब्लू या ग्रीन कलर का कलर लेते हैं। यस, कुछ यहाँ मैंने दे रखा है कि कोलेजन जो है वो आपके ब्लू या ग्रीन कलर के दिखाई देंगे और मसल साइटोप्लाज्म केराटिनिन जो है वो आपका रेड कलर का और न्यूक्लियाई जो है वो आपका ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ब्लैक या फिर डार्क ब्लू। तो आप यहाँ से ये चार्ट बना के मेसोन ट्राइकोम गिव्स किस तरह के कलर को देता है किस पैरामीटर को चेक करने के लिए, तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्राम टॉर्च स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव सीन एज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं, तो ग्राम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ब्लू और वायलेट कलर देते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो रेड और पिंक कलर ले लेते हैं, सॉरी ये ले लेते हैं, मतलब शो हो जाते हैं आपको, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपके रेड कलर के शो हो जाएंगे और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके ब्लू कलर के शो हो जाएंगे। तो ये रेड कलर जो है ये काउंटर स्टेन लेते हैं, नेचुरल रेड और सेफ्रानिन, सेफ्रानिन से ये रेड कलर के काउंटर स्टेन लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो आंसर है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स रेड कलर, है ना, यहाँ पूछा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर में होंगे, तो ये आपके रेड या पिंक कलर में, अगर रेड या पिंक कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है तो इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। 35 नेक्स्ट है हाउ टू डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिनोपैथी, हीमोग्लोबिनोपैथीज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिनोपैथीज आर डिटेक्टेड बाय हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम हीमोग्लोबिनोपैथीज को डिटेक्ट करते हैं। hemoglobin electrophoresis separate different types of hemoglobin based on the electric charge and mobility, इलेक्ट्रिक चार्ज और मोबिलिटी के बेसिस पे हीमोग्लोबिन जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूव करेगी, जिसके हिसाब से हम ये बता देंगे कि कौन सी आपकी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वहां पे प्रेजेंट है, कितना कौन सी कितना तेज मूव करती है उसकी बेसिस पे हम इसे चेक करते हैं। तो इट हेल्प डिटेक्ट एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सच एज सिकल सेल, एचबीएस, एचबीसी, एचबीडी, एचबीई एंड थैलासीमिया, तो हम इसको यूज करते हैं और इसको हम अदर मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, बट यहाँ पे हीमोग्लोबिनोपैथीज को हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग जो हीमोग्लोबिन हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज और मोबिलिटी के बेसिस पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, तो जो कितना आगे कौन सा जा रहा है उसके बेसिस पे हम बता देते हैं कि स्पीड देख लेते हैं मोबिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड अगार इज विच टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, ब्लड अगार जो है वो किस तरह का कल्चर मीडिया है, तो ब्लड अगार इज अ एग्जांपल ऑफ इनरिच्ड और डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है, ये इनरिच्ड भी मीडिया है और डिफरेंशियल मीडिया का भी एग्जांपल है। तो इनरिच्ड मीडिया में जो आपका ब्लड होता है वो 5 to 10% आपका शीप आरबीसीज होती है which provide extra nutrient like growth factor for fastidious organisms such as streptococcus और Neisseria etc, मतलब जो हमें ब्लड अगार में जो ब्लड हम यूज कर रहे हैं वो आपका ह्यूमन ब्लड भी हो सकता है और शीप ब्लड भी हो सकता है। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देते हैं, जो बैक्टीरिया हमें ग्रोथ, जिन बैक्टीरिया की हमें ग्रोथ करानी है तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं हमारी आरबीसी, ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करते हैं और ये फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से ग्रो कराते हैं। डिफरेंशियल मीडियम की तरह कैसे है कि जैसे हिमोलिसिस पैटर्न देखते हैं, लाइक हमने कोई ब्लड अगार पे बैक्टीरिया को ग्रो कराया, अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो कराया, तो कौन सा बैक्टीरिया बहुत अच्छे से हिमोलिसिस दे रहा है, हिमोलिसिस मतलब वहाँ पे सेल्स ब्रेक डाउन हो जाएगा,
कौन सा बैक्टीरिया जो है वो कम हिमोलिसिस दे रहा है और कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है वहाँ पे कोई भी हिमोलिसिस नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे आरबीसीज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल मीडियम की तरह काम कर रहा है। जैसे बीटा हिमोलिसिस का मतलब है कि कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज, यहाँ पे आपको क्लियर जोन दिखाई देता है और ये एग्जांपल होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में। और अल्फा हिमोलिसिस यहाँ पे मतलब पार्शियल लाइसिस होता है, पूरी तरीके से लाइसिस नहीं होता है और ग्रीनिश जोन दिखाई देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीपी ववेजा में दे रखा है बैक्टीरियोलॉजी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के केस में। और जो आपकी गामा हिमोलिसिस है ये दिखाई देती है आपकी एंटेरोकोकस फिकेलिस के केस में, और यहाँ पे कोई भी हिमोलिसिस नहीं होगा। सो ब्लड अगार इज एनरिच्ड और डिफरेंशियल मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल स्पाइन एग सीन इन विच सिस्टोसोमा स्पीसीज। सिस्टोसोमा स्पीसीज में लेटरल स्पाइन एग जो है वो किस तरह की स्पीसीज में दिखाई देता है? तो लेटरल स्पाइन एग जो है वो आपकी सिस्टोसोमा मानसूनी के केस में दिखाई देता है। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछे गए। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना ये सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं बल्कि और एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो सिस्टोसोमा मानसूनी में आपका लेटरल स्पाइन दिखेगा और हेमेटोबियम में आपका टर्मिनल स्पाइन दिखेगा और जैपोनिकम में आपका स्मॉल लेटरल नोब दिखाई देती है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है मानसूनी, क्योंकि यहाँ पूछा था लेटरल स्पाइन एग पूछा था, तो यहाँ पे मानसूनी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप याद कर लेना, तीनों तरह के आपके जो स्पीसीज हैं उनमें सब में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर पीपीटी। पीपीटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? द टर्म पीपीटी रेफर्स टू प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हम यहाँ पे पीपीटी को प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेफर कर सकते हैं और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, बट इट्स क्लैरिफाई बोथ पॉसिबिलिटी। दो पॉसिबिलिटीज की हो सकती है, एक तो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम और दूसरा ये मतलब पार्शियल थ्रोम्बोसिस टाइम इन्होंने पीटीटीटी लिया या फिर रिक्वायर्ड एंटीकोगुलेंट। यहाँ पे ये बात कर रहा है स्पेसिफिकली कि जो आपका पीटी एपीटीटी टेस्ट होता है वहाँ पे हम पीपीटी का यूज कर सकते हैं। दूसरा एक प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा मतलब इसमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा वाला आंसर उन्होंने कंसिडर किया था, तो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। इसमें टीएपीटीटी टेस्ट है, वहाँ पे आपको पता है ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज करते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि ये पीटीटीटी ये वाला भी हो सकता है। दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट भी हो सकता है, जहां पर आपकी एंटीजन एंटीबॉडी इन एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर विजिबल प्रेसिपिटेशन। तो जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है वहाँ पे हम एंटीजन एंटीबॉडी का देखते हैं कि वहाँ पे जो पीपीटी बन रहा है, मतलब जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला प्रेसिपिटेशन है, एंड इसको हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन की ऑप्शन वहाँ पे क्या दे रखा था उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग नॉट डन फॉर। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग किसके लिए यूज नहीं किया जाता? सीरोलॉजिकल टेस्टिंग नॉट डन फॉर डिजीज वेयर द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज इजीली डिटेक्टेड डायरेक्टली। अब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग हम उनके लिए यूज नहीं करेंगे जहां पर आपको ऑर्गेनिज्म इजीली दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फंगल पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट कैन बी सीन माइक्रोस्कोपिकली और कंडीशंस नॉट इन्वॉल्विंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो आपके ये हुआ आपका फंगल पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आप इजीली माइक्रोस्कोपी से चेक कर लेंगे। बट फीवर जो है यहाँ पे हमें सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करना होगा। टाइफॉइड में बिडाल टेस्ट जो है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सिफिलिस के केस में बीडीआरएल और आरपीआर जो है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। यहाँ पे हमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट करनी होती है। क्या है डिफरेंशिएट स्टेप फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म से स्टेप को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इन फीसेस सैंपल। To differentiate Staphylococcus from other organism in fecal sample, you use a combination of microscopy, culture characteristic and biochemical test। ठीक है, ये कोई भी तरीका आपका हो सकता है फॉर द डिफरेंशिएशन, मतलब जब स्टेप को अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये डिपेंड है कि आपको वहाँ ऑप्शंस क्या दे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रेजेंट इन यूरिन आफ्टर 3 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर यूरिन सैंपल को अगर रखेंगे तो 3 घंटे बाद आपको क्या पैरामीटर जो है एज इट इज दिखाई देगा। टू आंसर दिस एक्यूरेटली वी नीड टू कंसिडर स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल यूरिन कॉन्स्टिट्यूएंट ओवर टाइम एंड रूम टेम्परेचर आफ्टर 3 आवर्स, है ना, 3 आवर्स बाद देखते हैं। तो जो सेल्स हैं हमारी यूरिन में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, एपिथेलियल सेल्स, ये जो है डीजनरेट होने लगती हैं।
कास्ट जो है वो आपकी डिसॉल्व होने लगते हैं, कास्ट कैन स्टार्ट टू डिसॉल्व। बैक्टीरिया जो है, इफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंट बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया का काउंट बढ़ जाता है। ग्लूकोज जनरली स्टेबल, ग्लूकोज जनरली आपका स्टेबल रहता है। और पीएच जो आपकी बढ़ जाती है। कीटोन्स मोस्टली स्टेबल फॉर फ्यू आवर्स, कीटोन भी स्टेबल रह सकते हैं और प्रोटीन जनरली स्टेबल फॉर फ्यू आवर्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं ग्लूकोज, कीटोन, प्रोटीन ये कुछ घंटों के लिए स्टेबल रह सकते हैं। सो आफ्टर 3 आवर्स एट रूम टेम्परेचर नाइट्राइट कैन स्टिल बी प्रेजेंट, है ना, नाइट्राइट जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके 3 घंटे तक। तो यहाँ पे आंसर आपका नाइट्राइट होगा, अनलाइक आरबीसीज और कास्ट विच डीजनरेट क्विकली। तो हम सेल्स, कास्ट, बैक्टीरिया इनको कंसिडर ना करके हमें नाइट्राइट को कंसिडर करना है। नाइट्राइट जो है वो हमारा एज इट इज प्रेजेंट रहता है यूरिन में 3 घंटे के बाद भी। तो यहाँ पे आंसर आपका नाइट्राइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कोएगुलेशन फैक्टर है शॉर्टेस्ट लाइफ, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कौन से कोएगुलेशन फैक्टर की होती है। तो आप एक बार कोएगुलेशन फैक्टर की हाफ लाइफ को याद रख लेना। मैंने चार्ट बना रखा है, फाइब्रोनोजन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, 5th 7th 8th सबका मैंने लिख रखा है। तो कोएगुलेशन फैक्टर विद द शॉर्टेस्ट वाला जो होता है आपका 7th होता है। 7th आपका सबसे छोटा है जिसकी हाफ लाइफ सबसे कम होती है। फैक्टर 7 इज अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव पाथवे। ये आपको पता होगा कि फैक्टर 7 जो है एक्सटेंसिव पाथवे में काम करता है, जिसकी हाफ लाइफ आपकी 4 to 6 आवर्स, मतलब 4 से 6 घंटे ये जिंदा रहता है, उसके बाद डिजनरेट हो जाता है। तो हाँ, आप इसमें इतना याद रखिए, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन। यहाँ पे आप ये जो कोएगुलेशन फैक्टर्स दे रखे हैं इनकी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोलिडीन ब्लू इज यूज्ड फॉर, टोलिडीन ब्लू का क्या यूज है। टोलिडीन ब्लू इज अ बेसिक मेटाक्रोमेटिक डाई यूज्ड फॉर स्टेनिंग एसिडिक टिश्यू कंपोनेंट। तो ये टोलिडीन ब्लू जो है वो बेसिक मेटाक्रोमेटिक डाई है जो कि स्टेन करती है आपकी एसिडिक टिश्यू कंपोनेंट को। जो टिश्यू के अंदर एसिडिक पार्ट है, मतलब वो कंपोनेंट जो एसिडिक इन नेचर है, उनको टोलिडीन ब्लू जो है वो स्टेन करता है। हिस्टोलॉजी में और साइटोलॉजी में इसका यूज है। स्टेन्स मास सेल ग्रेन्यूल्स पर्पल रेड, मतलब ये मास सेल्स को पर्पल रेड कलर का स्टेन करेगी। हाईएस्ट न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को ब्लू कलर का डिटेक्ट बेसोफिलिक स्ट्रक्चर। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में साइटोलॉजिकल स्मेयर और मास सेल डिसऑर्डर्स में भी आप इसको भी डायग्नोस करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट फिल्म ब्लड फिल्म इज यूज्ड फॉर, वेट ब्लड फिल्म को जो आप यूज करते हैं तो वेट ब्लड फिल्म वेट माउंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोटाइल ब्लड पैरासाइट। तो वेट ब्लड फिल्म का यूज अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको मोटाइल ब्लड पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए वेट ब्लड फिल्म का यूज किया जाता है। पर्पस इसका यही है कि यहाँ पे हमें लाइव मोटाइल ऑर्गेनिज्म मिल सके। कॉमनली यूज मलेरियल पैरासाइट, ट्रिप्नोसोमा एंड अदर हीमो पैरासाइट। तो हमें मलेरियल पैरासाइट को लाइव देखने के लिए हमें वेट ब्लड फिल्म चाहिए और ट्रिपैनोसोमास को भी देखने के लिए हमें वेट ब्लड फिल्म चाहिए। एडवांटेज इसके यही है कि मोर्टेलिटी हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं और रैपिड प्राइमरी डायग्नोसिस टेस्ट है। प्रोसीजर इसका यही है कि प्लेस अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश ब्लड, हमने एक स्लाइड ली, उस पर हमने एक ब्लड की ड्रॉप रखी, कवर द कवर स्लिप से कवर कर दिया, एक कवर स्लिप से, उसके बाद हमने इसे लो पावर पे एंड हाई पावर, पहले 10x पे देन 40x पे हमने इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देख लिया। तो हमें वहां पे अपने लाइव मोटाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्लड पैरासाइट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसका यूज आपने जाना है कि वेट ब्लड फिल्म का क्या इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन वायरल सैंपल। वायरल सैंपल को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरल सैंपल रिक्वायर्ड स्पेशल केयर टू प्रिजर्व वायरल इन्फेक्टिविटी। मतलब जो है कि वायरस जो है उसकी इन्फेक्टिविटी जो है वो आपकी एज इट इज रहनी चाहिए। इसे हमें वायरल सैंपल को वहां पे रखना है और कंटामिनेशन वहां पे नहीं होना चाहिए। और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में वायरल सैंपल के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, एक तो वो प्रिजर्व रहे, उसकी पूरा स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहना चाहिए और वहां पे कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे स्पेसिमेन टाइप आपके ब्लड, सीरम, स्वैब या स्टूल, यूरिन, कोई भी आपने सैंपल सेंड किया। ट्रांसपोर्ट मीडियम जो जिसके लिए है उसमें आपको देना चाहिए। जैसे वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम आपका स्वैब के लिए यूज किया जाता है, कंटेन्स प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, जेलेटिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो आपके ये चीज आपकी ऐड होती है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में, जिससे क्या होता है कि स्टेबलाइज वायरस एंड इनहिबिट बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ। तो वायरसेस को वो स्टेबलाइज रखेगा और वहां पे बैक्टीरिया और फंगल की ग्रोथ को रोक देगा। तो कौन रोकता है, प्रोटीन्स। वहां पे हम एल्ब्यूमिन, जेलेटिन भी यूज कर सकते हैं और एंटीबायोटिक भी यूज
कर सकते हैं। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपका किस तरह का वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम है, वो अलग अलग नाम से भी आते हैं, लेकिन कॉमन इसे हम बीटीएम कहते हैं, जो कि हमें वायरस जो है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम इसे यूज करते हैं। टेम्परेचर इसका यही है कि इमीडिएट ट्रांसपोर्ट के लिए 2 to 8 डिग्री के लिए रेफ्रिजरेटेड करके भेजो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए फॉर शॉर्ट टर्म, और अगर 48 आवर से लेट होना, मतलब 48 आवर से कम होना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए भेजा है तो आपने -70 डिग्री और ड्राई आइस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और डिले ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपको पता है कि लेट ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको, तो आप इसे -70 डिग्री पर आप इसे ड्राई आइस में स्टोरेज करके इसका भेजोगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बार बॉडीज इन फीमेल हैविंग 47 क्रोमोसोम। 47 क्रोमोसोम में कितनी बार बॉडीज हैं? तो नंबर ऑफ बार बॉडीज कैलकुलेटिंग, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ बार बॉडीज टोटल एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, फीमेल कैरियोटाइप लाइक 47, तो इसमें टोटल एक्स क्रोमोसोम हमारे 3 है, 1 2 3, बार बॉडीज हुआ 3 - 1, तो हमें से इस तरह से निकालते हैं। इसका ये फॉर्मूला आप याद रखो, अगर जितनी एक्स है उसमें से हमें एक माइनस करके तो 2 बचेंगी, तो इसमें हमारी 2 बार बॉडीज है, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल फीमेल एक्स एक्स होता है तो इसमें एक बार बॉडीज है, और मेल में अगर एक्स वाई है तो इसमें 0 बार बॉडीज है, और इसमें आपकी 2 बार बॉडीज है। तो आप इस तरह से एग्जाम्पल सेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है पीएनएच डिसऑर्डर क्या है? पीएनएच पेरोजाइमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया इज द रेयर एक्वायर्ड हीमोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर। ये आपका हीमोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर है। पैथोफिजियोलॉजी में कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द पीआईजीए जीन है ना, पीआईजीए जीन में जब म्यूटेशन होता है उसकी वजह से ये बीमारी बनती है। लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स पे, एंड आरबीसीज बिकम ससेप्टेबल टू कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस, और वहां पे हीमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां पे ब्लड का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स में हिमोलिटिक एनीमिया, पेंसाइटोपीनिया और थ्रोम्बोसिस, ये 3 तरह का देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड एंड क्लोनिक डिसऑर्डर हम इसे बोलते हैं ऑफ हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। डायग्नोसिस फ्लो साइटोमेट्री के द्वारा भी डायग्नोस कर सकते हैं, एक हेम टेस्ट भी होता है और एक सुक्रोज लाइजिंग टेस्ट भी होता है ना। ये टेस्ट आपका पूछा भी गया है कई बार, सुक्रोज लाइजिंग टेस्ट और फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट है मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में, ठीक है, ये इसके बारे में आप सभी ने अच्छे से सुना होगा। मॉन्टॉक्स इज अ डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लेटेंट और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट मतलब पुराना, और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस को पता करने के लिए आपका मॉन्टॉक्स टेस्ट यूज किया जाता है। पर्पस इसका वही है कि सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये आपकी डिलेड टाइप जो आपकी है हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन 4, उसमें आपको यूज करना है। और प्रोसीजर प्रोसीजर इसका क्या है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। 5 ट्यूबोकुलिन यूनिट्स हमें से मटेरियल स्किन में ट्रांजेक्ट करते हैं। प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम 4 आर्म में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि स्किन में इसे बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है। रीड करते हैं हम उसे 40 to 70 आवर्स के बाद हम उसे रीड करते हैं। इंटरप्रिटेशन इसके मीजर इंड्यूरेशन रेज्ड फर्म एरिया नॉट रेडनेस, मतलब वहां पे रेडनेस हो जाएगी, और उसे हम इंटरप्रिटेट करेंगे कि वहां पे क्या रिजल्ट है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो हाई टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है, जिसमें आपका मोन्टॉक्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएपी गैप पीसीआर डिटेक्ट। गैप पीसीआर से हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? गैप पीसीआर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज पीसीआर इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट डिलीशंस और म्यूटेशंस इन स्पेसिफिक जीन। ठीक है, जब हमारी कोई जीन है, स्पेसिफिक जीन है, उसमें हमें डिलीशंस या म्यूटेशंस को देखना है, उस केस में हमें गैप पीसीआर को यूज करना होगा। स्पेशली जब थैलेसीमिया होता है उस केस में हमें गैप पीसीआर का यूज करना होता है। गैप पीसीआर में है जीन एम्प्लीफिकेशन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजिंग प्राइमर्स फ्लैंकिंग कॉमन डिलीशंस ब्रेक पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे डिलीशंस और म्यूटेशंस को पता करना होता है, और इसकी गैप पीसीआर की फुल फॉर्म लिखा है, और पर्पस इसका वही है कि लार्ज डिलीशन इन ग्लोबिन चैन, ग्लोबिन चैन में हमें डिलीशंस को चेक करने के लिए गैप पीसीआर का यूज करना होता है। तो ये हैं हमारे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि हमने अटेम्प्ट किए,
और ये 2023 के पेपर में पूछे गए थे। तो आप इस पेपर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह से आता है, पेपर का क्या लेवल रहता है। तो अभी जो पीजीआई की डेट्स आ गई हैं, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्जाम होने वाला है आपका 20 नवंबर को, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर लीजिए। आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, आप अच्छे से एक एक चीजें रिवाइज कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप ये 50 क्वेश्चन करके आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।